और प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम के आज हमारे मेहमान हैं मनोज इस्टवाल, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप बखूबी इनको जानते होंगे, बहुत सारे लेख आर्टिकल आप इनके पढ़ते होंगे, टीवी चैनलों में आपने इनको देखा होगा। इस्टवाल जी, अगर प्रेस क्लब की शुरुआत आपसे की जा रही है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप लैस है, बहुत सारे पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन जो नेपाल टीवी है उसके आप भारत में उत्तराखंड में ब्यूरो चीफ हैं, हमारे डिस्कवर के आप संपादक हैं, बहुत सारे विभिन्न विधाओं पर आप, विभिन्न मंचों पर आप पत्रकारिता को करते हैं और साथ कर ही रहे हैं पिछले कई सालों से। आसान होता है ये पत्रकारिता? दिखने में बड़ा एक चार्म होता है पत्रकारिता में कि हाँ, हर चौथा आदमी आज की डेट पे पत्रकार बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में जिसे पत्रकारिता कहते हैं, इसके लिए उसके हर शब्द को समझना पड़ेगा कि पत्रकार का आशय क्या है, मतलब क्या है और पत्रकारिता होती क्या है। राजीव जी, जब भी हमारे दौर की पत्रकारिता की मैं बात करता हूँ, आज तो बड़ा आसान सा हो गया है कि आपने किसी को भी माइक लगाया, उसने जो बोला और एयर कर दी। हमारे ज़माने की पत्रकारिता के लिए किसी इंटरव्यू लेने के लिए अगर किसी मंत्री का लेना है या मुख्यमंत्री का लेना है या फिर आईएएस लॉबी के किसी सब्जेक्ट पे बोलना है, तो पहले खुद पढ़ना पड़ता था। क्या क्वेश्चंस होंगे, कहीं लड़खड़ा ना जाए, हमारे सीनियर कहीं डांट ना दे। आज की पत्रकारिता तो बाजारू मूल्य में ऐसे ही यहाँ से ग्राफ यहाँ आ गया है। पत्रकारिता का आज जो स्वरूप बदला है, जनरेशन के साथ साथ कहते हैं कि जनरेशन के साथ हर कुछ बदलता है, लेकिन ये बदलाव हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज पत्रकारिता हमने खुद कटघरे में खड़ी कर दी है। आज पत्रकार और पुलिस, ये दो जो पॉ शब्द है ना, इनकी जो मार्केट वैल्यू हो गई है, आप भी बखूबी जानते हैं और हमारे दर्शक भी बखूबी जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार है उसकी पहचान जरूर है। आज अभी मेरे आप पुरस्कारों की बात कर रहे थे, उसके लिए बहुत हाड़ तोड़ जी तोड़ मेहनत की है। और आज भी अगर सोशल साइट पे मैं एक दिन अगर स्टोरी नहीं डालता, तो जितने भी पूरे चाहने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, ज़रूर वो कमेंट करते हैं, वो ज़रूर मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आज आपकी कोई स्टोरी नहीं आई। इसका मतलब पत्रकारिता वो आज भी वो जिंदा है जो लोक मूल्यों, लोक समाज, लोक संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन और ये जो उसके पीछे आता है, तब आती है राजनीति। हम जो मुद्दे हैं उन पर भटक रहे हैं आज की डेट में। जो लोक समाज की एक परिकल्पना थी वो हमने बदल दी है। समाज महत्वपूर्ण है जी। जहाँ आप तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ दो पौ की आप बात कर रहे थे और दो पौ का एक नाम पुण्य प्रसून भी है जी। और जो लोग समाज की पत्रकारिता करते हैं, उन्हें पत्रकारिता करने नहीं दी जा रही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा। आप शायद आप और हम लगभग एक ही विधा में जुड़े, काल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। पहले मेरे पास कार हुआ करती थी, आज फटफटिया है। और जिनको मैंने माइक पकड़ाया था कि बेटा ऐसे लगाना, नहीं ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ना, आज उनके पास लंबी ऑडी कारें हैं और अपने बंगले हैं। कहाँ से आ रहे हैं भगवान जाने। मैं जमा 50-55 हज़ार रुपये अगर तनख्वाह ले रहा हूँ, तो उसमें महीना काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आम आदमी को पूछो तेरी तनख्वाह क्या है भाई, पत्रकार को, उसके पास जवाब नहीं है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस, उसकी गाड़ी, उसके शान शौकत, और वो फिर अब कैसे मिलता है। जो कल तक सर करके ऐसे रहता था, अब बोलता और इस्तेमाल कैसे है। तो ये पत्रकारिता किस ढंग से आ रही। पुणे परसों वाजपेयी की आपने बात की थी, वो भी उसी विधा पे है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज। राजनीति, लोकतंत्र के ये जो स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, राजनीति हमें कहाँ ले जा रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है। बाजारीकरण इतना जबरदस्त हो गया है कि मालिक को चाहिए कि पैसे कमाएगा तो तेरी तनख्वाह निकलेगी। मुझे नेपाल में जब भूकंप आया था तब आपको पुरस्कार दिया गया था जी, क्या क्या था नेपाल के भूकंप के टाइम पे मैं पूरे पश्चिमी नेपाल से लेके और आपके ओब्रे, ललितपुर, काठमांडू, धादिङ, गोरखा, पूरे क्षेत्र में, एक एक क्षेत्र में हमने क्या कहते हैं ना, सिर्फ पत्रकारिता के मैंने स्रोत ढूंढे, बल्कि यहाँ से एक पूरी टीम 4 गाड़ी सामान लेके गई थी, जो लाखों में हमने वहाँ बांटा भी। और मैं एक ऐसे गांव पहुँचा जहाँ
ज़्यादातर लोग मरने के लिए तैयार थे, जिन्होंने 1 हफ्ते से अन्न का दाना नहीं चखा था, बल्कि वो जो प्रसव से पीड़ित थी उनके लिए घास काट के वो रोटियां बना रहे थे कि चलो ये तो कम से कम बचे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको लगा कि भगवान आ गया। और उसके बाद जब ये सारे आर्टिकल मेरे क्रमबद्ध आते रहे, छपते रहे, और उसका जब सामाजिक मूल्य गिना गया, समाज ने तोला, तो कई जगह मुझे क्या कहते हैं नेपाल में सम्मान के लिए बुलाया गया। और मैं इसलिए उस देश का ऋणी नहीं हूँ कि वो हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए ऋणी हूँ उस समाज का कि उसने भी मुझे अपने हिसाब से मान सम्मान दिया। रही पत्रकारिता की दूसरी गरिमा की बात, मुझे इंटरनेशनल मंचों पे अभी तक 6 पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रीय मंचों पर या राज्य मंच जितने भी हैं 26 पुरस्कार मैं ले चुका हूँ। मेरी पत्रकारिता का जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरी पूरी कमाई जिंदगी की, ये 32 साल की पत्रकारिता में 32 अवार्ड मिलने मैं अपने लिए गरिमा मैं समझता हूँ कुछ न कुछ तो करना। माना यह जाता है कि जिन पत्रकारों को पुरस्कार मिलता है वो तो जुगाड़ से मिलता है, क्योंकि जो पत्रकारिता करते हैं तो पुरस्कार कोई देता ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी टाइम आया, मुझे एक जगह से बुलाया हुआ आया कि सर इस बार आपको सम्मानित कर रहे हैं और हमारा ये गर्व होगा हमें कि हम आपको सम्मानित कर सकें, लेकिन क्या करें सर, बहुत अभाव है, और अगर कुछ आपके माध्यम से कहीं से इमदाद मिल जाती तो। मैंने नमस्कार किया, मैंने कहा बहुत अच्छी, आपकी बहुत अच्छी सोच है, काश ये जो इमदाद और पुरस्कार एक साथ नहीं जोड़ा होता आपने तो मैं शायद आपके मंच पे आता। और आज आपने कह दिया कि पुरस्कार देंगे, ऐसे दलाली वाले पुरस्कार अगर मुझे लेने होते तो मैं कई पुरस्कार अभी तक झटक चुका होता। आपको ईमानदार से 32 पुरस्कार मिले जी 32 सालों में जी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो पुरस्कार मिलते हैं, बेस्ट एंकर, बेस्ट रिपोर्टर, बेस्ट आउटपुट हेड, बेस्ट इनपुट हेड, बेस्ट चैनल, बेस्ट रीजनल चैनल जी, क्या ये सचमुच क्वालिटी पे मिलते हैं, गुणवत्ता पे मिलते हैं, दर्शकों के मानकों पे मिलते हैं, या आदर्श पत्रकारिता पे मिलते हैं, या फिर सेटिंग से मिलते हैं? सेटिंग भी अपनी जगह है, लेकिन आदर्श मानक मैं कभी कभी, आप यकीन नहीं करेंगे राजीव जी, कभी कभी कई मंचों पे जब पुरस्कार लेने कई मित्र जाते थे तो मैं पीछे बैठ के हंसता था कि हमारा जमाना लग गया, हम लोग बेवजह इस पैसे पे आए। घिन आती थी अपने आप में कि मैंने इस पैसे को 32 साल दिए, और जब मिलना शुरू हुआ तो यकीन मानिए इस साल के शुरुआती दौर में जनवरी में मैं 4 जगह, आज लखनऊ उड़ा, कल बेंगलुरु उड़ा, परसों दिल्ली उड़ा, और फिर चौथे दिन क्या कहते हैं मुंबई उड़ा। एक हफ्ते में, एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर 4 पुरस्कार मिले, और चारों ऐसे मंच थे जिनसे कोई परिचय नहीं था मेरा, बहुत बड़े मंच जिनको कह सकते हैं। तो ये जब आपका समय आता है तब वास्तव में समय ही होता है आपका, और एक बार आप ट्रेस हो गए कि हाँ ये व्यक्ति है, तो वो व्यक्तित्व घना हो जाता है, ये मेरा मानना है। अब मैं रूटीन की पत्रकारिता में जो मैंने आपको देखा है जी, पत्रकार लॉबी आपको अपना हिस्सा नहीं मानती। मैं इसका कारण एक मान लेता हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, हो सकता है आप उनसे बड़े हो या छोटे हो, तो आपको छोटा भी मान सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय आप तो बड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच आपने कुछ चीजें खास तौर पर उत्तराखंड की ऐसी अनमोल धरोहरों को लोगों के सामने लाया है। तीनू रौतेली की कहानी भी आप सामने लेकर आए हैं, इससे पहले भी आप कुछ और चीजें लाए हैं, ऐसे कुछ प्रसंगों का जिक्र करेंगे? क्योंकि मैं इस समय नेपाल देख रहा हूँ, तो रोज की जो दैनिक दिनचर्या की पत्रकारिता है उसमें मेरा उठना बैठना नहीं होता, क्योंकि उन्हें नेशनल मुद्दों से या राज्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनको इंटरनेशनल मुद्दे या फिर गोरखा कौम या नेपाली कौम के साथ क्या हो रहा है उसको लेके फोकस करना होता है। अब रही बात दूसरी कि बड़ा मानते हैं छोटा मानते हैं, वो मैं नहीं मानता, लेकिन देहरादून में मैं पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शायद पहला पत्रकार हूँ, उसके बाद सारे चैनल पैदा हुए हैं। जी, उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूरदर्शन से इसी नाते प्रेस क्लब के पहले सम्मानित मेहमान आप। हाँ बिल्कुल, दूरदर्शन से मैंने शुरुआत की थी कई साल पहले, और तब उसके बाद जब आज तक शुरू हुआ था तो न्यूज़ ट्रैक था, न्यूज़ ट्रैक में शुरुआत हुई थी, तब और चैनल नहीं थे, या जैन टीवी चलता था, तो जैन टीवी पे वो कौन सी फिल्में चलती थी रात को ये आप जानते हैं। सारे चैनल तो फिर अब आए दिन इतने चैनल होगा कि कुछ। जी, आपने जो तीनू रौतेली का प्रसंग मैं आ रहा हूँ, मंचन हो रहा जी है, जी, खासतौर पर बहुत सारे लोग तीनू रौतेली पुरस्कार को देखते हैं, पुरस्कार मिलता है, लेकिन तीनू रौतेली थी कौन, उसने क्या किया था, और क्या वो झांसी की रानी की तरह ही हमारी वीरांगना थी, इससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ।
मुझे लगता है कि तीलू रौतेली पे आप आ रहे हैं तो तीलू रौतेली के अलावा पता नहीं मैंने कितने बढ़ों को उजागर किया है और उनकी सारी कुंडली ला के सामने रखी। तीलू रौतेली पे अभी भी जब मैंने आर्टिकल लिखा था उसके बाद कहीं ने बोला कि सन सम्मत नहीं मिल रहे, कत्यूरी काल इतने से इतने तक था। मैंने कहा मैंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ ली हैं कत्यूरी काल की। मैंने कहा कत्यूरियों का वो क्राइसिस का एरिया था जब वो छापामारी करके अपनी अस्मत को बचाने के लिए काम कर रहे थे। तीलू रौतेली को मैं इसलिए झांसी की रानी से बढ़कर इसलिए मानता हूँ कि झांसी की रानी सर्वसंपन्न थी। झांसी के रानी के पास एक पूरा रजवाड़ा था। तीलू के पास एक मामूली सी गड़ी का एक थोकदार, उसका बाप, उसका भाई भक्त और पत्ता दोनों मारे गए, उसका जो जिससे मंगनी हुई थी भवानी सिंह नेगी, सिपाही नेगी, वो युद्ध में मारा गया था। पूरा परिवार तबाह हो गया था। लेकिन जो जी स्टोरी तो आपको स्टोरी को पढ़िएगा जरूर जी जो लिखी है, लेकिन इस स्टोरी के बीच जब इसका मंचन होता है जी, उसके मायके वाले गांव बुराड़ या जो गुराड़ में जो होता है, वहाँ आपने ये भी देखा कि उनका भूत भी नाचता है। बिल्कुल आज भी वो जो आपने उसको देखा है, बिल्कुल जो देखते हैं उसका मंजर जरा बता। देखिए उसका जो रणभूत नाचता है उसे भूत नहीं बोलते, रणभूत बोलते हैं। जिस समय मैं आत्मा बोल देता हूँ, आत्मा कह सकते हैं, लेकिन हाँ आत्मा बड़ा शब्द होगा वो हिंदी के हिसाब से, लेकिन रणभूत आत्मा से भी हटके। रणभूत जो रण में शहीद हुआ है और उसकी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई है, वो हुआ रणभूत। वो आज भी परसोली कांडा लास्ट में है, बिल्कुल कुमाऊं दुशांत के बॉर्डर सीमा पे है, रामगंगा के पास। जब ये आखिरी में वहाँ खत्म हुआ था, वहाँ भी ये गोला रावतों के 2 या 3 गांव हैं, तो वहाँ हर साल मेला लगता है तीलू रौतेली का। गुराड़ में तो मेला नहीं होता। गुराड़ में इस समय वसुंधरा नेगी जो है वो नाटक लेके जा रही है और वसुंधरा ने इस परिकल्पना को सार्थक करने के लिए यहाँ टाउन हॉल में देहरादून में भी आयोजित करूंगा जी। मैं इसी पे आता हूँ रणभूत पे। रणभूत पे आप जानते हैं घड़ियाला बसता है, पहाड़ी समाज का जो घड़ियाला बसता है, डोंगर थाली बसती है, उसमें उसकी आत्मा को जागृत किया जाता है और जिसपे ये रणभूत आता है वो बहुत विकराल हो जाता है। बिल्कुल उसकी जो भाव भंगिमा है वो चढ़ जाती है, आंखें आसमान होती है और हो ना हो किसी में अगर ब्लड से भी वो कत्यूरी हो तो भीड़ में पहचान लेती कि यहाँ कत्यूरी है कोई। ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो कत्यूरियों से उस महाचंडी का जिसको हम बोलते हैं तीलू रौतेली, वो कत्यूरियों को वहाँ भी ढूंढ लेती कि कत्यूरी है यहाँ। तो इसलिए जिस दिन तीलू रौतेली का ये रणभूत नचाया जाता है, आज भी उधर परसोली और कांडा में ये बोला जाता है कि अपने रिश्तेदारी में भी अगर कोई कत्यूरी हो तो कृपया उनको ना बुलाए, उससे हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तीलू ये है और तीलू। अब जब आप कत्यूरी का जिक्र कर ही रहे हैं तो तमाम लोगों के लिए अपने अनुभव से कत्यूरी वंश का लंबा शासन रहा है जी। कत्यूरी वंश अब कहाँ पे है? जो वंश कहीं बचा है उत्तराखंड के किसी हिस्से में या भारत के किसी अन्य हिस्से में, कहाँ उसका? देखिए कत्यूरी पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। एक जमाना था कि अस्कोट जो पिथौरागढ़ में है, अस्कोट के राजा के पास 80 किलों की जागीरदारी थी। 80 किले उनके अधीन थे, इस्लामाबाद से लेकर और पूरा ये नेपाल तक। डोटी में मल साम्राज्य भी कत्यूरी रहे। पिथौरागढ़ और जागेश्वर से लेकर और जोशीमठ, ये कत्यूरियों का बहुत बड़ी बेल्ट रही और बहुत समृद्ध रहे। कत्यूरी अपने जमाने के माने हुए जो धर्मप्रिय माने गए, जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं, आप जितने भी उत्तराखंड की वास्तु के मंदिर हैं, वो सब कत्यूरी काल के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कत्यूरी काल में बनाए गए हैं। हम बोलते हैं कि चंद्रवंशज ये अपने चांदपुर गढ़ी के राजा थे और वहाँ से क्या कहते हैं गढ़वाल नरेश हुए। चांदपुर गढ़ी कभी गढ़वाल नरेश की नहीं रही। भानु प्रताप भूपाला सूर्यवंश सुमर्दवा गढ़े चंद्रपुरे राजा कन्या मात्र पर जुट गया। जो भानु प्रताप नाम के राजा थे, सूर्यवंशी थे, वो उनकी 2 पुत्रियां हुई, एक कुमाऊं के राजा के साथ हुई और एक कनकपाल के साथ हुई। तो कनकपाल भी जो राजा हुए गढ़वाल नहीं हुए। अजयपाल सन 1517 में या 1515 में जब उन्होंने 52 गढ़ जीत लिए तब गढ़वाल की संरचना हुई और गढ़वाल श्रीनगर से गढ़वाल का नाम पड़ा। पहले चांदपुर गढ़ में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो लिखा है इतिहास जो वहाँ पे अंकित है, उसमें अजयपाल का भी जिक्र है जी, और गढ़वाल की जो सत्ता का केंद्र बिंदु है उस किले का भी जिक्र है। ये तो गढ़वाल को मेरी वही समझ में नहीं आ जाता कि आर्कियोलॉजिकल लोग ये पढ़ते हैं इतिहास या ऐसे ही लिख देते हैं। चांदपुर गढ़ी का उस समय राजा
बद्रीनाथ का राजा कहलाता था, जो आज भी टिहरी दरबार में जो वो जाता है चांदपुरगढ़ का राजा था वही टिहरी दरबार का भी था बाद में, और टिहरी दरबार को भी बुलाना बद्रीश कहा जाता है। बुलाना बद्री जो कहा जाता है, दरबार के राजा को भी बुलाना बद्री कहा जाता है। सिर्फ चांदपुरगढ़ की वो शाखा है, चांदपुरगढ़ से ही निकले हुए आपकी, जैसे हमारे जैसे वंशज आए कहाँ से आए आज यहाँ इस तक। हम राजस्थान से चलते हुए पहले गांव रहे, फिर वहाँ से देहरादून आ गए और फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। ये आपकी पत्रकारिता ये कहती है कि जो चांदपुरगढ़ में वहाँ का इतिहास लिखा है, जो अभिलेख है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो सच से परे है। सच से परे नहीं मानना जा सकता, उनका भी सच का वास्ता है, लेकिन वो गढ़वाल के राजा थे, ये उनके वंशज गढ़वाल के राजा थे। अगर वो ये कहते कि हाँ इन्हीं के वंशज अजय पाल बाद में गढ़वाल के राजा बने, क्योंकि उस समय तक तो गढ़वाल की परिकल्पना ही नहीं थी। ब्रह्मपुर और ये जोशीमठ ज्योतिर्मठ जो था ये अलग राज्य था। ब्रह्मपुर ये पूरा ये मैदानी भाग जो नीचे का है हिस्सा, ये ब्रह्मपुर अलग राज्य था और बद्रीनाथ अलग राज्य था। 3 राज्यों में पूरा गढ़वाल मंडल क्या कहते हैं विभक्त था। ये बाद में अजय पाल ने जीत के इसके 52गढ़ जीत के इसको एक राज्य की परिकल्पना दी थी, तो तब जाके ये 52गढ़ 1517 में गढ़वाल कहलाया। चलिए, बहुत सारे लोग जाएंगे, आप जाइएगा चांदपुरगढ़ देखने के लिए, बहुत खूबसूरत है और बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलता है। 4 मंजिले करीब उसके अवशेष बाहर निकल कर आ गए हैं, वो आप भी मानते होंगे? बिल्कुल, उसके भग्नावशेष जो हैं वो 4थे माले तक की दिखते हैं, जहाँ देवी काली का जो मंदिर है, काली का मंदिर सबसे टॉप में है। मैं तो गया यात्रा भी वहाँ बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। उसके जो भी कहा जाता है कि सब कुछ नष्ट हुआ, पर वो मंदिर अभी तक बिल्कुल पूरी गड़ी ढह गई, लेकिन मंदिर का बाल भी वहाँ का नहीं हो। ये सबसे बड़ी वास्तव में वो है। वो कुआं आज भी आपको दिखाई देता है, वही किला मैंने बैरागढ़ जो जौनसार में राजा विराट महाभारत कालीन कुआं है जी। मैं आपने एक शब्द कहा गड़ी ढह गई, मैं इस ढह शब्द से आपसे देखिए एतराज करते हुए प्रश्न कर रहा हूँ। जिसे आपने ढहा कहा, जब मैं वहाँ पे गया तो ढहने जैसी चीज दिखी नहीं, मुझे बिखर गया। वो पहाड़ के टॉप में है और उसके ऊपर मलबा है जी, और उसके ऊपर मलबा कैसे आया, ये प्रश्न मेरे मन में वहाँ पे गूंजा, क्योंकि यदि वो नीचे होता तो पानी बह के नीचे आ जाएगा जी, बाढ़ आ गई जी, कुछ और हो गया जी, दीवारें यथावत हैं, तो ऊपर से भी दबा हुआ है और सबसे ऊपर है पहाड़ के ऊपर, उसके ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, सबसे ऊपर वो है जी। तो वो जो जब ढहा होगा या उसमें जो प्रलय आएगी, वो कैसी प्रलय हो सकती है, यदि आपकी पत्रकारिता उस जमाने का आभास कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। 1797 में एक व्यापक भूकंप आया, कहते हैं उस दौर में वो गड़ी टूटी, फिर उसके अवशेष को ठीक करके जो ऊपर से आया था उसको हटा के किनारे किया गया था। फिर 1802 में एक ऐसा पल्लेकारी भूकंप आया, 3/4 जनता खत्म हो गई थी गढ़वाल की। ठीक, ये तो सुन लीजिए, मैं जो बात देख के आया हूँ, आज भी जो उसकी दीवारें हैं जी, और हम तो 2 ईंट की दीवार बनाते हैं सामान्यतः, वो 3-3 फीट चौड़ी दीवारें और बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो तो आपको 3-3 फीट की दीवारें तो आपको आम जो पुराने मकान हैं गांव के, उनमें भी 3-3 या 2.5 फीट की मिल जाती है। बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। जो उसमें छज्जा ढहा होगा, उसका छज्जा नहीं, पूरा जो मलबा भरा और वो खोद के निकाल रहे हैं, तो पहाड़ के ऊपर से वो खोद के कैसे निकाल रहे हैं? जमीन से तो ठीक है, आपने निकाला, जमीन के नीचे से कुछ मिल गया, पहाड़ के ऊपर टॉप में आप खोद रहे हैं, तो वहां मलबा आया कैसे? कहीं आपका प्रश्न सूर गया? उसमें मलबा किसका, चट्टान का मलबा या वो दबा है जी? किस चीज से दबा के? उसके ऊपर तो जो आज की डेट में जहाँ मंदिर का टॉप जो रिज बता रहे हैं आप, जहाँ मंदिर है, मंदिर के रिज में तो पूरी फटालें बिछी हुई हैं। उसका मलबा कहाँ गया, ये अगर आप पूछ रहे हैं तो ये मलबा उसका तो बाहर फेंका गया होगा। उसके जो पत्थर है आज भी तो आज फेंका गया, हाँ पहले जो आज खोदा गया, लेकिन जब कभी प्रलय जब वो गिरा होगा जी, वो नष्ट हुआ होगा, तो नष्ट कैसे? नहीं, उसका मलबा तो वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो 4 मंजिला तक दबा पड़ा है। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भी समझ में नहीं आया था, और मुझे याद है कि जब हम वहाँ जा रहे थे तो कुछ और पत्रकार भी हमारे साथ थे, और यही प्रश्न काली माता के मंदिर के आगे मैंने भी वहाँ पे किया, जो वहाँ पुजारी बैठे हुए जी। तो क्योंकि उनके भी समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक वहाँ मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अचानक इतने भारी भरकम तूफान आ गया कि हम जो 3-4 पत्रकार थे, अमित्रावत वहाँ था, विक्रम श्रीवास्तव संभवतः वहाँ थे, 1-2 कैमरामैन भी वहाँ थे, मुझे ठीक से भी नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, जो हमारे साथ उस समय थे। लेकिन इतना भयानक तूफान आया कि हम हिल नहीं पा रहे थे, किसी तरह हमने अपने आप को सुरक्षित कोनों तक पहुँचाया, और जब हम थोड़े
एक कोने से बाहर की ओर निकले तो हमारे सरों पर, हाथों पर छोटे छोटे पत्थर कंकड़ पड़े हुए थे। तो वो जब वो प्रश्न किया था उसके बाद आसमान का पूरा मंजर बदल गया और वायु प्रलय जिसे कह सकते हैं, पहाड़ के ऊपर की वायु प्रलय का वो मंजर हमने देखा। शायद उसी काली मां ने हमको जवाब दिया होगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा था आपको वो दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन मुझे वायु प्रलय का अंश वहां दिखाई दिया। मैं मुझे लगता है वो वायु प्रलय आई होगी, वायु प्रलय से ही वो खंडर में तब्दील हुआ और वायु प्रलय से ही वो नष्ट हुआ हो सकता है आपका जो प्रश्न है आपको जवाब मिल गया हो, लेकिन मुझे जब जितनी देर में रहा, मैं करीब 4 घंटे वहाँ एक एक चीज़ एक खोजने की कोशिश की है। वायु प्रलय वास्तव में इसका माध्यम हो सकता है, क्योंकि उसकी छत उड़ के कहाँ गई यह आज तक पता नहीं लग रहा कि छत का जो ऊपर का ऊपरी हिस्सा था वो कहाँ गया। लेकिन सिर्फ देवी के मंदिर की छत यथावत है, यह आश्चर्यजनक है। ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक है कि आज भी जो कुल देवी है राजाओं की, उसकी छत का बाल भी बांका नहीं हुआ, पूरा मंदिर यथावत है। और उन 4 मंजिलों के न तो छज्जे मिलते हैं, ना कुछ मिलते हैं, सिर्फ खंडर की दीवारें सुरक्षित है। तो ये वायु प्रलय माना जा सकता है। आपके अनुभव का और अधिक लाभ लोगों को मिले। मैं यहाँ से आपको आगे ले जाना चाहूंगा। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की हैं, बहुत सारे स्थान। जी, चांदपुर गढ़ तो लोग चले ही जाते हैं, वहाँ सर्वे ऑफ इंडिया भी पहुंच गया, लेकिन जहाँ सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं पहुंचा है, पुरातत्व विभाग भी नहीं पहुंचा है, आप वहां तक भी पहुंचे हैं। कुछ और ऐसे कई स्थान है। मैं आपको आपके संज्ञान में डाल दूं कि लगातार पिछले 3 सालों से मेरी जो स्टोरियां, नेशनल स्टोरियां होती है, उन पे पर्यटन विभाग ट्रैक ऑफ द ईयर करवा रहे हैं। मेरी कई स्टोरी पे न्यूज चैनलों ने संज्ञान लिया और उसके बाद आधे घंटे के कैप्सूल्स दिखाए, जैसे खैट की आंचरियाँ, आपके वो स्वर्गारोहणी की, स्वर्ग की आखिरी सीढ़ी हो गई। खैट में आपको क्या दिखाई दिया? खैट का तो बहुत विचित्र है। एक्चुअली खैट तक तो ये भी नहीं पहुंचे ये लोग। खैट जिस पर्वत को मानते हैं, जिसमें ये अपना ये उत्तराखंडी बाबा उत्तराखंडी आंदोलन में बैठे थे, वो पहला पर्वत दिवाकर भट्ट और वो बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी, ये दोनों। लेकिन ये पहले है। खैट वहां से 7 किलोमीटर आगे है। पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, फिर पीढ़ी 2 है, पीढ़ी 2। और पीढ़ी 2 तक गया हूं मैं। मेरे साथ का जितना सबने बोला तू मर, हम नहीं आते तेरे साथ। वहां जो लहसुन है, तो कुदरत की क्या लहसुन बोई हुई है उतनी ऊंचाई पे। वहां के अखरोट मैंने छक के खाए अखरोट। आप जब वहां जाते तो हवाएं जब आपकी बगल से गुजरती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खनकती हुई आवाज आपके कानों में पड़ रही है, कभी घुंघरू की आवाज आपके अगल बगल। आपको ये लगता ही नहीं कि आप अकेले हैं, ये लगता है कि आपके साथ साथ कोई है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। मैंने जब अखरोट नीचे लाए आप, सुनिए, अभी मैंने वो क्या हुआ, मैंने पहले अखरोट खाए, खूब छक के खाए। मेरे साथ याद नहीं आ रहा, मेरे 2-3 कलीग थे, एक संजय था और एक गौरव था। खूब झोला भर के अखरोट लाया था। जितने दाने अखरोट उस सीमा से बाहर आए, अंदर गिरी नहीं निकली, उनसे काने निकले, सारे काने अखरोट। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए, बहुत आश्चर्यजनक था खैट का। इसके बाद मैं आता हूँ। ओखल दिखी आपको वहाँ? उल्टी ओखल है। मैं अभी बल्कि एक जौनसार में जुलका डांडा पी गया था, तो वहाँ भी उल्टी ओखल है। वो भी परियों का उल्टी ओखल मतलब आप, ये गुफा है, जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारे पीछे से ओखल ऊपर से छत पे ओखल होंगी और उस पर कैसे वो धान कूटते होंगे, कैसे करके। इनका जो बैठने का जो जहाँ भी गुफाएं हैं परियों की, उससे आपको पता नहीं मीलों दूर तक पूरी फाट दिखती है। उन्होंने पता नहीं कैसी एक परिकल्पना और संकल्पना के साथ, जैसे गढ़ियाँ बनाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही उनके गुफाएं हैं परियों की। उन ओखलों के नजदीक आपको ऐसा ताजा कुटा हुआ धान, मैं भुस्सी लाया था उसकी, ये प्रमाणित करने की, ये लीजिए। तो बल्कि वो उन्होंने कहा हाँ तू बैग में ले आया होगा। मैंने कहा हाँ मैं बैग में ले आया था। किसनों को हम सर्टिफाई करेंगे हाँ ये चीज़ें हैं। नंदा राज जात का फिर वहाँ से मैं जिक्र करता हूँ। नंदा राज जात में सब एक सी लीक पे चलते हैं, जैसे भेड़ें चलती हैं यूँ करके। तो पत्रकार भी वही कर रहे थे जो आम जिंदगी में। लेकिन मैंने कहा अगर नंदा राज जात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जो आम लोगों की नज़र में ना आए। तो रूपकुंड से पहले वेदनी बुग्याल से पहले, चढ़ाई से पहले एक मुझे 2 धाराओं का पानी मिला। वो बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल उलट है। और उसमें जो मैंने स्टोरी फ्लैश की कि नंदा ने यहाँ अपना मुंह धुला था बाढ़ से चलते वक्त, यहाँ पानी पिया था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मतलब वो आज तक किसी ने की नहीं थी। वहाँ से ऊपर जाके मैंने अली बुग्याल से गैस के बाद देश नहीं एक स्टोरी की थी
और आज आप देख रहे हैं कि गैस पूरे उत्तराखंड के उसमें मानचित्र पे आ गया। बल्कि अर्जुन बिष्ट वहाँ के पत्रकार हैं, उन्होंने बोला भाई साहब आपने तो ये जीवनदान दे दिया पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को। आज गैस में पूरी उत्तराखंड गवर्नमेंट के प्रयास से बहुत अच्छी सब्जियां हो रही है, वहाँ सेफ बेल्ट डेवलप की जाती है। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर हम समाज लोग, एक गैस को आपने दे दिया जी, मंच, एक उत्तराखंड सरकार ने दे दिया, बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार की तारीफ आपने कर दी, अपनी बात भी कह दी। लेकिन गैस में तो सारे काम पहले से हो रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लाला है, अर्जुन बिष्ट जी हैं। देखिए गैस में जो फार्मिंग हो रही है और गैस में उस फार्मर के सामान को लेकर और मार्केट तक पहुंचाने का काम एक व्यक्ति वहाँ के स्थानीय पहले से करते हैं। बिल्कुल मंच आपने दिया होगा, बिल्कुल श्रेय आपने, लेकिन गैस को देखिए आप और सरकार ले, बात सुनिए, क्या ये न्याय है? ये गैस के साथ भी न्याय नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मेरे ख्याल से टिहरी क्षेत्र के कई लोग यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां लाते हैं, कितनों को पता है? नहीं, मंच दिया, उनका प्रचार किया, देखिए, लेकिन गैस को सिखाया, गैस से सीखा होगा। नहीं, अब आप सुनिए, पेन वो भी है, पेन ये भी है। ये पेन माउंट ब्लैंक का है क्योंकि प्रचार है। वो पेन कौन सी कंपनी का कोई नहीं जानते, लिखते वो भी है, ये भी लिखता है, लेकिन इसकी कीमत इसलिए बढ़ गई कि इसका प्रचार हो गया। वही गैस के साथ भी हुआ और इसी को मैं अपने आर्टिकल का एक वो कहता हूँ। चलिए गैस को आपने प्रचार किया, उत्तराखंड सरकार ने उसे एक ब्रांड गांव बना दिया, ये भी ठीक है, लेकिन वो जो कल्टीवेशन कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं गैस वाले, वो गैस को न किसी सरकार ने सिखाया, न किसी पत्रकार ने सिखाया, बल्कि जरूर है कि वहां से उसको समझ के बाकी लोगों को सिखाया कि गैस कैसे कर रहा है। गैस गांव के ये दावा मैंने नहीं, एक डिबेट के दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत ने किया। जयसिंह रावत जी की पत्रकारिता को सलाम है, उन्होंने पत्रकारिता की है। सीमांत क्षेत्रों में कितने घूमे होंगे मैं नहीं जानता, और अच्छे पत्रकारों में से गिने जाता है, मैं उनके आदर करता हूँ कि लेकिन सीमांत पे कोई बात करे कि ये है, उन्होंने अर्जुन बिष्ट का हवाला देते हुए कहा। नहीं, उन्होंने गलत कहा है। फिर तो वहां गैस जाने के लिए रास्ता नहीं था, तीसरे दिन तो आदमी पहुंचता था, वहां से पहुंचता था, ये सत्य है। हाँ। लेकिन आपके और सरकार के पहुंचने के बाद लोग कृषि सीखे, राज कर रहे हैं। नहीं, आत्मनिर्भर होना, मेरे और सरकार से पहले वहां सड़क पहुंच गई थी। आत्मनिर्भर वहां के पहले भी थे, लेकिन जब वो मार्केट आते थे तो पहले बोलते थे कि अरे वो आ गए साहब, गैस के आ गए। मतलब ऐसे जंगली लोग थे कि जिनकी ताकत थी 60-70 किलो। पूरा योगदान आपको है, उसका धन्यवाद भी। लेकिन एक बात आपने ये कही, वो आत्मनिर्भर पहले भी थे। यही सच को मैं जानना चाहता हूं। देखिए, गैस को सिखाया नहीं, गैस से सीखे हम। बात सुनिए, ये मेरी पत्रकारिता कहती है गैस से हम सीखें, बिल्कुल गैस राज्य सीखे, सरकार सीखे, विभाग सीखे, हमारे अधिकारी सीखें, कृषि अधिकारी सीखें, कृषि वैज्ञानिक सीखें। गैस को सिखाने हम नहीं गए, गैस से हम सीख के कुछ आए। एक ऐसे गांव से हम सीख ले सकते हैं। वास्तव में ये राजीव जी का प्रश्न जायज है कि जहां सदियों से सड़कें नहीं थी और 3-3 दिन में वो लोग मार्केट तक पहुंचते थे सिर्फ नमक और तेल के लिए। कभी सुना करते थे हम कि ब्रिटिश टाइम पे या फिर गोरखा टाइम पे हम ढाकल लेने दुगड्डा जाया करते थे, पैदल चलना पड़ता था सिर्फ नमक तेल के लिए। बाकी सारी क्या कहते हैं हमारी फसलें हुआ करती थी। तब यहाँ कर्मठता थी। जैसे जैसे नौकरी पे गैस भी बढ़ेगा, गैस से भी वो पिछड़ती जाएगी खेती, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम लोगों ने, मैं पौड़ी वालों को सब बोलते हैं एडवांस, आज पौड़ी की हालत आप देखेंगे, सारे खेत बंजर हैं, एकड़ों भूमि बंजर है। जी, मैं पौड़ी की ओर रिलेशन, जी, पौड़ी का महायोद्धा है नरेंद्र सिंह नेगी जी। खैर वो पूरे उत्तराखंड का और देश का भी योद्धा है, लेकिन मूल शाम का पौड़ी का जिक्र किया जी। आप बड़े निकटतम रहे हैं उनके, पत्रकार होने के साथ साथ आप उनके मित्र के रूप में भी आप उनके साथ रहे हैं जी, और घनानंद जी के साथ भी रहे हैं जी। कुछ उस मित्रता का जिक्र कर सकते हैं? उनमें नेगी जी को अक्सर लोग बोलते हैं कि थोड़ा घमंडी टाइप का है, बात नहीं करता, जल्दी से मिलता नहीं है। लेकिन नेगी जी को समझने के लिए, जैसे उनके गीतों को समझने के लिए महीनों लग जाते हैं, और जब गीत समझ में आ जाता है तब पता लगता है कि वो क्या दे गए। एक गाने पे जो आदमी कभी कभी 1 साल, कभी 6 महीने और कभी 3 महीने लगाता है एक गाने को दुरुस्त करने में कि कहीं कमी तो नहीं है, इतनी ठोक बजा के देखता होगा, तो मित्रता के लिए भी तो उस आदमी को देखना होता होगा, प्रोफाइल देख के वो आदमी ये सोचता है कि हाँ। घनानंद और नरेंद्र सिंह नेगी जी की अटूट मित्रता थी, उसमें दरार आई थी।
जी। अब ये पटी है नहीं पटी है, देखिए लेकिन उस दरार के साक्षी आप हैं, क्या वो अंदर की बात है? देखिए, वो उनकी दरार के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे और कुछ अब उनको नहीं कहूँगा कि वो जातिगत कारण थे कि क्या थे, क्यों उनको भड़काया गया था गणानंद को। नहीं, वो इसीलिए पत्रकारिता का प्रश्न पूछ रहा हूं। देखिए, मैं इशारों में आपको बता दिया कि मैं ये नहीं बता सकता कि जातिगत कारण भी हो सकते हैं। गणानंद जी को बरगलाया गया था कि अरे नेगी तो तेरे को क्रेडिट नहीं देता, इसलिए तुम क्या कहते हैं नेगी नहीं बन पाए, और नेगी जी को जाके ये पट्टी पढ़ाई जाए कि हाँ साहब वो तो गणानंद तो आपका ये कर रहा था। नेगी जी इस फ्लो में बहने वाले नहीं थे, लेकिन गणानंद जी इसलिए बह गए कि उन्हें राजनीति करनी थी और उन्होंने उसी चक्कर में भाजपा ज्वाइन की और पार्टी में आकर ये सारा कुछ। आपसे लंबे दौर तक बातचीत करते रहे, प्रेस क्लब में आप आए, लेकिन कहीं जिस दौर में भारत की पत्रकारिता आज चल रही है जी, अभिसार आपके सामने है, जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी का जिक्र आपके सामने है, देश का सबसे बड़ा जो टीवी पत्रकार है उसको ही नौकरी से बाहर कर दिया जाता है या उसे इस्तीफा दिलवाया जाता है। मैं तो खुद राज्य स्तर पर कई स्तर पर कई बार इन चीजों का शिकार होता रहा हूँ, होता आया हूँ, लेकिन जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। कुछ आप वर्तमान पत्रकारिता के दौर के जो साथी हैं या जो पत्रकार बनना चाहते हैं, अपने अनुभव से उन्हें कुछ सीख देना चाहेंगे कि पत्रकार उन्हें बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए? हमें है आज की पत्रकारिता के दौर को जब हम चौथा स्तंभ कहते थे, अटल जी का जमाना रहा हो, नेहरू जी का जमाना रहा हो, आते आते आज का जमाना आ गया जी। कहाँ पाते हैं आज पत्रकारिता जीवित है? चौथा स्तंभ है, नहीं है, कहाँ दिखती है आपको पत्रकारिता? मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ है, रहेगा, लेकिन अगर बनियागिरी ऐसी चलती रही, सरकार ऐसी हाँकती रही जैसे बिल्कुल डिटेक्टिवशिप के तौर पे, अगर मैं इस पर शब्दों में लिख रहा हूँ तो 4 केस ठोकने की धमकी होती है, और अगर 4 केस नहीं कर पाए, मेरे पास सारे पुख्ता एविडेंस है और वो केस नहीं कर पाए, तो मानसिक और शारीरिक तौर पे मुझे नुकसान पहुंचाने की भी पूरी उम्मीद आज की पत्रकारिता में नजर आ रही है। ये कैसे बदलेगा ये परिवेश मैं नहीं जानता, अगर यही चलता रहा तो देश पता नहीं तानाशाही के किस दौर पे गुजरता है, इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेस क्लब में आज हमारे मेहमान थे मनोज इस्टवाल, और प्रेस क्लब एक नया अंदाज है। आपने आज तक नेताओं को सुना होगा, नेताओं के इंटरव्यू सुने होंगे, लेकिन जो नेताओं को आपके सामने लाते हैं, जो और अन्य लोगों को और हस्तियों को आपके सामने लाते हैं, उन पत्रकारों का अपना जीवन क्या है, उनका इनसाइड स्टोरी क्या है, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने देखी वो आपको दिखाना चाहते थे, आज तक दिखा नहीं पाए, उन तमाम चीजों को इस मंच के माध्यम से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम अन्य हस्तियों को आपसे बनाने की कोशिश करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए याद। नमस्कार।